हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसको सॉल्व करने हैं। इसको सॉल्यूशन बना रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स का था, और लगभग 1 से 400 तक उसको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सॉल्व किए सर्वेइंग, उसमें भी पूरा चैप्टर सॉल्व कर दिए 1 से लेकर के 373 तक। जो जो भी क्वेश्चन था उसमें डिटेल सॉल्यूशन किए उसका। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है इरिगेशन है, तीसरा टॉपिक है ये इरिगेशन है। इसको आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इरिगेशन है। इरिगेशन इसमें इंक्लूड है इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, तीनों मिक्स किया हुआ है इसमें। तीनों चैप्टर एक ही साथ दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड अप्लाइंग वाटर मे बी यूज फॉर रोलिंग लैंड। रोलिंग लैंड के लिए कौन सा जो मेथड यूज करते हैं? तो रोलिंग लैंड के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो बॉर्डर यूज करते हैं। फैरो जो होता है, फैरो हो जाता है अगर इस तरह से क्यारी बना करके किया जाए, क्यूरी बना कर किया जाए तो उसमें फैरो होता है। एटलीस्ट पोटैटो के वजह से यूज जो होता है वो सब में यूज होता है फैरो। फ्री फ्लडिंग होता है, स्लोपिंग में चेक फ्लडिंग जस्ट लाइक सेम है, बॉर्डर फ्लडिंग का ही एक पार्ट है जिसमें चेक फ्लडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज बिटवीन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी वाटर का दिया हुआ है 250 से लेकर के 750 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन द क्लासिफाइड एज। तो हम लोग एक इसमें जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है अगर लेस देन है लेस देन है 250 से, तो वो होता है लो सैलिनिटी वाटर। और अगर 250 से लेकर के 750 तक लाइज करता है तो मीडियम। और अगर 750 से 2250 तक लाइज करता है तो हाई। और 2250 से अगर ग्रेटर है तो वेरी हाई। तो इसमें दिया हुआ है 252 तो ये हो जाएगा मीडियम। इसका रेंज याद रखना है 250, इसका रेंज याद रखना है 250 से लेकर के 750, इसका रेंज याद रखना है हाई सैलिनिटी का 750 से लेकर के 2250, और ग्रेटर देन 2250 तो वेरी हाई। तो इस तरह से मेरा मीडियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एस का जो वैल्यू है, फार्मूला होता है एस का जो एक फार्मूला होता है, एस का फार्मूला होता है सोडियम ऊपर में होता है, नीचे अंडर स्क्वायर रूट कैल्शियम मैग्नीशियम बाई 2 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर द हाई सोडियम वाटर, हाई के लिए कितना हो रहा है वो पूछ रहा। इसमें भी सेम कंडीशन होता है, अगर 0 से 1, 0 से 10 के बीच में है तो लो होता है, लो SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अगर 10 से 18 है तो ये मीडियम, 18 to 16 है तो हाई, और ग्रेटर देन 60 है, अगर ग्रेटर देन 26 है, ग्रेटर देन 26 आ जाता है, ग्रेटर देन 26 आ जाता है तो इसको बोलते हैं वेरी हाई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई मीडियम। तो हाई के लिए कौन सा होगा, हाई के लिए 18 to 26 हो जाएगा, 18 to 26 जो होगा वो हाई के लिए होता है। तो इस तरह से जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा उस यूज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर बाटरिंग। कोर बाटरिंग का ऑप्टिमम डेप्थ कितना होता है? ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर बाटरिंग जो होता है 190 mm होता है। ये होता है किसका, राइस के लिए, राइस के लिए होता है 190। राइस का अगर देखा जाए कोर बाटरिंग का ऑप्टिमम डेप्थ तो 190 हो जाएगा। और ये वीट के लिए अगर देखा जाए, वीट के लिए देखा जाए तो 135 होता है। इस तरह से इसका आंसर 190 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला इरिगेशन वाटर हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 23 and 1 दिया हुआ है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली बी क्लासिफाइड एज। इसको क्या क्लासिफाइड करेंगे? तो हम लोग SAR का फॉर्मूला क्या जानते हैं, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बराबर क्या होता है, सोडियम डिवाइड बाई अंडर स्क्वायर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, वो प्लस आयन में है, पर डिवाइड बाई 2। इस डाटा पे हम फुल करते हैं तो कितना आ रहा है, ऊपर में दिया हुआ 20 डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट 3 + 1 बोले तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20/√2। इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है मेरा 14.14 दैट मीन्स ये रेंज आ रहा है 10 to 18 के बीच में। 10 to 18 क्या होता था, मिडिल होता था, इस मीडियम होता था, 10 to 18 मीडियम,
ऐसे इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेके 10 तक देखे थे, 10 से लेके 18 तक देखे थे, 18 से लेके 26 तक देखे थे। ये हुआ था लो, ये हुआ था मीडियम, ये हुआ था हाई। इसके बाद जो था वो वेरी हाई था। तो मेरा 14.14 आया, मैं इस रेंज में है, मिस मीडियम है। तो मीडियम इसका आंसर हो जाएगा, मीडियम सोडियम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी हेक्टेयर क्यूबिक में दिया हुआ, डेप्थ ऑफ टी इन मीटर में दिया हुआ है, एंड द बेस्ट पीरियड पी डे इज गिवन बाय। अगर मीटर में है तो इसका जो रिलेशन होता है 8.64 बी डिवाइड बाई डी, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 किस में इसमें आ रहा है, 8.64 बी बाई डी, दैट इज बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ड्यूटी का अगर देखा जाए तो ड्यूटी का सिंपली होता है एरिया बाई डिस्चार्ज, एरिया हेक्टेयर एरिया पर क्यूबिक ऑफ वाटर। 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया पर क्यूबिक ऑफ वाटर जो होता है उसी को हम ड्यूटी बोलते हैं। तो ड्यूटी जो होता है एरिया बाई क्यू कब होगा, जो लार्जेस्ट जो होगा जब डिस्चार्ज का वैल्यू कम होगा। डिस्चार्ज कब होगा, जब फील्ड में होगा। फील्ड में डिस्चार्ज कम इसलिए होता है क्योंकि लॉसेस होता है। अगर हम एक कनाल से अगर जो वाटर जाता है फील्ड तक जाते जाते तो लॉसेस यहाँ से होता है जितना भी, तो यहाँ पे जो क्यू होगा डिस्चार्ज ऑन द फील्ड में वो कम होगा इन कंपेयर टू वाटर कोर्स, या ऑन कंपेयर टू हेड ऑफ रेगुलेटर या हेड ऑफ या रिजर्वायर पे जो होगा डिस्चार्ज वो कम होगा इन कंपेयर टू फील्ड। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे कम डिस्चार्ज जो होगा फील्ड में होगा। फील्ड में जब डिस्चार्ज कम होगा तो एरिया बाई क्यू अगर निकालते हैं तो क्यू कम है तो एरिया ज़्यादा, ये ओवरऑल ज़्यादा होगा, मीन्स डी ज़्यादा होगा। ड्यू टू ज़्यादा कहाँ पे होगा, फील्ड में होगा। ड्यू टू ऑन फील्ड इज लार्जेस्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है, द ड्यूटी एट वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स पर जो ड्यूटी होता है उसको ही बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। वाटर कोर्स पर जो ड्यूटी होता है उसको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा द कोर वाटरिंग, द कोर डेप्थ ऑफ राइस 190 mm एंड कोर पीरियड 14 डे, द आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर बोले तो ड्यूटी निकालने बोल रहा है। तो ड्यूटी बराबर क्या होता है, ड्यूटी बराबर होता है, अगर ये mm में दिया हुआ इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 8.64 बी दिया हुआ 14 डिवाइड बाई, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.190। इसको सोल्व करेंगे, ओवरऑल सोल्व करें तो मेरा आ रहा है 636.6। इसका लगभग आंसर मेरा ए आ रहा है। सिंपल फार्मूला यही लगाना था, 8.64 बी डिवाइड बाई डी का जो वैल्यू है इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो 190। इसको बी का वैल्यू 14 डाल देते हैं, तीनों फार्मूला है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है, फॉर द सप्लाइंग वाटर फॉर रबी क्रॉप खरीफ एंड शुगर केन द चैनल इज डिजाइन फॉर कैपेसिटी इक्वल टू। तो चैनल का जो डिजाइन कैपेसिटी होगा कितना होगा, तो शुगर केन है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो या तो शुगर केन के साथ खरीफ लगा दो, या शुगर केन के साथ इसके साथ रबी लगा दो, या फिर खरीफ के लगा दो। दोनों में जो ज़्यादा होगा उसी को डिजाइन कैपेसिटी बोलते हैं। तो रबी और ये दोनों में नहीं होगा, रबी एंड खरीफ शुगर केन तीनों नहीं होगा, रबी एंड शुगर केन या खरीफ और शुगर केन, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड। कह रहा है ये कि जो रूट जोन में जितना पानी वाटर अब्जॉर्ब किया, वो मान लीजिए ये मेरा अगर कोई पौधा दिया हुआ है, कोई फसल, ये क्रॉप है, इसका रूट जोन में अगर वाटर अब्जॉर्ब किया है, मान लिया ये V3 हो गया, और ये जो पानी यहाँ से अगर वाटर गया ये रिजर्वायर से V1 गया, फील्ड में गया, यहाँ पे फील्ड में तो V2 पहुँचा, यहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ, ये एब्जॉर्ब कर रहा V3। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन। इसमें जो वाटर स्टोर किया वो रूट जोन क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड ऑन द फील्ड, मतलब फील्ड में डिलीवर हुआ है V2, दैट मीन्स V3 बाई V2 इंटू 100। ये जो होता है एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, कॉन्वेंस एफिशिएंसी जो होता है, कॉन्वेंस एफिशिएंसी होता है, अगर ये रिजर्वायर है, यहाँ से अगर V डिस्चार्ज गया हुआ है और फील्ड में जाते जाते अगर V2 हो गया, मीन्स ये जो लॉसेस हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, रिजर्वायर टू फील्ड के जाने में जो लॉसेस हुआ उसको कॉन्वेंस बोलते हैं। एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया V2, इसको जो एफिशिएंसी हो गया वो एफिशिएंसी जो हो गया इसका V2 बाई V1 हो जाता है। तो आउटपुट, अगर आउटपुट ऐसे सिंपल एफिशिएंसी जो होता है आउटपुट बाई
इनपुट होता है। तो इसी तरह से इसमें भी इसी बेसिक पे निकालते हैं। तो अगर ये मेरा रूट जोन है, यहाँ पर V3 अगर ऑब्जर्व कर रहा है वाटर, मीन्स आउटपुट मेरा V3 हो गया और इनपुट फील्ड में कितना आ रहा था V2, तो आउटपुट बाय इनपुट तो V3 बाय V2, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन इफिशियंसी। कॉन्वेंस देखेंगे, कॉन्वेंस यहाँ पे अगर यहाँ से निकला, यहाँ पर चाहिए V2 हो गया, ये V1 है, तो आउटपुट कितना हो गया V2, इनपुट कितना हो गया V1, तो V1 बराबर 100, ये जो होगा कॉन्वेंस इफिशियंसी। तो कॉन्वेंस इफिशियंसी अलग हो गया, एप्लीकेशन इफिशियंसी अलग हो गया। यहाँ पर पूछ रहा था क्या, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, मीन्स V3 यहाँ पर हो जाएगा, और क्रॉप क्वांटिटी अप्लाइड एक्चुअली डिलीवर्ड ऑन द फील्ड में V2, तो V3 बाई V2 जो हो जाएगा एप्लीकेशन इफिशियंसी, दैट इज बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर यूटिलाइज बाई प्लांट में जो वाटर यूटिलाइज होता है वो कौन सा वाटर यूटिलाइज होता है, तो कैपिलरी वाटर यूटिलाइज होता है, दैट इज बी। प्लांट जो यूटिलाइज करता है बाई प्लांट इज अवेलेबल टू सॉइल मेनली इज अ फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ ऑफ कोल्ड। जितना इवेपोट्रांसपिरेशन में जो होता है उसको बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इसी को बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग फुल ग्रोथ, फुल ग्रोथ में जितना इवेपोट्रांसपिरेशन का जरूरत पड़ता है उसी को बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विथ द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ द मोस्ट क्रॉप। यील्ड जो होता है, अगर यील्ड का जो ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से होता है, अगर वाटर इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी तो पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक कांस्टेंट टाइम पर जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ये होता है मेरा यील्ड का ग्राफ। विथ द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप, यील्ड जो होगा तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाइड्रोग्राफ जो होता है रन ऑफ वर्सेस टाइम होता है, हाइड्रोग्राफ जो होता है रन ऑफ वर्सेस, ये टाइम हो गया, ये रन ऑफ हो गया, रन ऑफ वर्सेस टाइप का जो ग्राफ होता है उसी को हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, रन ऑफ वर्सेस टाइप। और एक होता है रेनफॉल इंटेंसिटी इसमें रहता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ऑलवेज मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं अगर कोई सॉइल में जितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी या फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस बाई विच द वाटर इन द ग्राउंड सरफेस इंटर द सॉइल। अगर ये मेरा सॉइल सरफेस दिया हुआ है, ग्राउंड सरफेस दिया हुआ है, अगर ऊपर से वाटर इसमें जितना एब्जॉर्ब पा रहा है नीचे सॉइल में, जितना एब्जॉर्ब हुआ उसी को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट, इसको प्रोसेस को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या हो रहा है क्वेश्चन, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, जो ऑलवेज होगा वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगा या तो फिर इक्वल होगा, इक्वल और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी टू इन्फिल्ट्रेट वाटर इन अ सॉइल, जितना मैक्सिमम हो सकता है किसी सॉइल का उसको बोलते हैं कैपेसिटी उसका। और इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, या तो इसके बराबर हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, या इससे कम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, नॉट ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट मीन्स इक्वल और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल अप टू ए फील्ड कैपेसिटी तक लाने में जो लगा है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड, फील्ड कैपेसिटी जो लाए हो उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ को, उसको सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी बोलते हैं, रेडी। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है इट्स कांस्टेंट फैक्टर, नहीं कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितना वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट नहीं है। चेंज विथ टाइम, हाँ चेंज विथ टाइम के साथ चेंज करता है। चेंज विथ लोकेशन के साथ भी चेंज करता है, जैसा सॉइल रहेगा, जैसा टाइम रहेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। चेंज विथ बोथ टाइम एंड लोकेशन, हाँ ये करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन क्या है, इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मूवमेंट नहीं है एब्जॉर्प्शन है, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ
मूवमेंट इन्फिल्ट्रेशन क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। हाँ, अगर ये सॉइल में रहा था, इसमें जितना पानी मूव कर रहा था नीचे, उसी को बोल रहे थे मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन जो होता है इसको बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी, या इसको परमेबिलिटी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, के को परमेबिलिटी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल सरफेस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, जितना सॉइल से द्वारा मूव कर रहा है वाटर सॉइल सरफेस से, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब इन्फिल्ट्रेशन, दैट इज ए। इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 21 नंबर क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज मोर देन, इफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अगर रेनफॉल जो हो गया ग्रेटर हो गया कैपेसिटी से, तो क्या होगा, इसका इक्वल होगा। if the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil, then the infiltration rate, अभी बोले थे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगा या इसको बराबर होगा, या तो लेस देन या तो इक्वल टू, या तो लेस देन या तो इक्वल टू किसका होगा, कैपेसिटी को होगा इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो इसमें बोल रहा है कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हो गया है तो इसका कैपेसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, तो इसका इक्वल हो जाएगा कैपेसिटी से। जब रेनफॉल इज मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन से कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है रेनफॉल, देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगा कैपेसिटी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम इसका जो पॉसिबिलिटी होता है वो कैपेसिटी तक ही होता है। इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम जो होगा इक्वल हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, मोर कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या था, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस के वजह से, टेम्परेचर के वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से कौन सा होता है, ये होता है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, और नेचुरल टॉपोग्राफिकल सर्फेस जो होता है टॉपोग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है, जो होता है ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। एक होता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, एक कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, एक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और नेचुरल टॉपोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो होता है वो ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग गैज। नॉन रिकॉर्डिंग जो गैज होता है वो दो, रेन गैज जो होता है दो टाइप का होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है, एक नॉन रिकॉर्डिंग होता है। एक रिकॉर्डिंग होता है, एक नॉन रिकॉर्डिंग होता है, दो टाइप का होता है। तो इसमें पूछ रहा है नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग जो होता है 7 टाइप जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग होता है। इसका जो डाया होता है 127 होता है, 127 होता है। इस तरह से इसका कीप टाइप का होता है, इस तरह से इसमें वाटर स्टोर होता है। इसी का जो डाया दिया हुआ था, ये डाया, उसका डायमेंशन होता है 127 तो यही बोल रहा है कि नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा है, तो नॉन रिकॉर्डिंग ये साइमन टाइप का जो है नॉन रिकॉर्डिंग हो गया। और टिपिंग बैकेट, स्टेपन बैकेट, बैचिंग टाइप, रेनगॉज एंड फ्लोटिंग टाइप, ये तीनों जो हो गया ये रिकॉर्डिंग टाइप हो गया। रिकॉर्डिंग टाइप और फ्लोटिंग टाइप को ही बोलते हैं नेचुरल, जो इंडिया में यूज होता है। रिकॉर्डिंग टाइप जो यूज होता है इंडिया में, एंड वो रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज यूज इन इंडिया इज जो होता है वो फ्लोटिंग टाइप होता है। मीन्स फ्लोटिंग टाइप रेनगेज जो है वो इंडिया में यूज होता है किसके लिए, वो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। रिकॉर्डिंग जो रेनगेज होता है, रिकॉर्डिंग ऐसे मोस्टली 10% यूज किया जाता है। 10% जो होता है रिकॉर्डिंग होता है, 10% में वो एक टाइप जो होता है नेचुरल होता है। नेचुरल होता है फ्लोटिंग टाइप को ही बोलता है। लेकिन ये क्वेश्चन था नॉन रिकॉर्डिंग का, तो नॉन रिकॉर्डिंग इसमें साइमन हो गया, जिसका डायमेंशन जो होता है 127 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेनगेज शुड प्रिफेयर बाय फिक्स्ड। रेनगेज जो है कहाँ पे फिक्स किया जाता है, रेनगेज शुड प्रिफेयर जो फिक्स्ड, कहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है, तो हमेशा जो होता है ओपन पे होता है, ओपन स्पेस में और हाई बिल्डिंग पे होता है। तो इसमें दिया हुआ ओपन स्पेस जब भी होगा तो ये ओपन स्पेस पे होगा, ओपन स्पेस है तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ द अलाउड परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेट ऑफ बेसिक रेनफॉल, एरर दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी दिया हुआ है, देन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज, ऑप्टिमम नंबर कितना हो सकता है। ऑप्टिमम नंबर जो होता है वो जो होता है सी बी डिवाइड बाई ई एरर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो स्क्वायर देख लेते हैं इसमें कौन सा है, दैट इज सी बी डिवाइड बाई ई एरर हो गया सी बी डिवाइड बाई ई। सी बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई
मीन इंटू 100, ये होता है CV का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रेन गेज यूज टू मेजरिंग द रेन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरिया। हिली एरिया में कौन सा रेन गेज यूज होता है? तो हिली एरिया में जो यूज होता है, ऐसे हिली एरिया में हम लोग जानते हैं सर्वे में कौन सा यूज होता है, तो सर्वेइंग जो हिली एरिया में यूज होता है वो टाइक्रोमीटर यूज होता है। लेकिन रेनगेज पूछ रहा है, रेनगेज हिली एरिया में कौन सा यूज होगा, तो वो टिपिंग बैकेट टाइप होता है। टिपिंग बैकेट टाइप जो होता है वो हिली एरिया के लिए बेस्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सरफेस इंक्रीज। इवेपोरेशन कब इंक्रीज करेगा वो पूछ रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर बिटवीन द वाटर एंड एयर इंक्रीज, अगर वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा? हाँ, इंक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज, अगर वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये डिक्रीज कर जाएगा मीन्स ये गलत है, ये इंक्रीज पूछ रहा है लेकिन इससे डिक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर घट रहा है तो ये भी घटेगा, तो दो नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड वाटर इज डिक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड वाटर डिक्रीज, अगर सोल्यूबल सॉलिड जो है इसमें अगर डिक्रीज करता है तो जो मेरा जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करेगा। मीन्स ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दो कारण है जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है इंक्रीज कर सकता है। तो मेरा 2 छोड़ के 1 3 सही है, 2 छोड़ के 1 3 सही है, 1 3 कौन में सही है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स क्या होता है? 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स होता है डिफिशियंसी कितना होता है? डिफिशियंसी हो जाएगा 100 माइनस 70, दैट इज 30% डिफिशियंसी हो रहा है, 30% डिफिशियंसी हो रहा है, तो 30% रैन डिफिशियंसी बी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स ऑफ द वाटर सरफेस विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाईएस्ट रेट कौन सा होगा? हाईएस्ट रेट इवेपोरेशन कब होता है? जब वो एरिया बड़ा हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो, इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस हो तो इसमें जब भी इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्स सरफेस में ज़्यादा इवेपोरेशन होता। तो ये पूछ रहा है हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो फ्लैट सरफेस, फ्लैट में नहीं, कॉन्वेक्स में सबसे ज़्यादा, दैट इज बी, और मिनिमम होता है कॉन्केव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजन का है। To estimate the rainfall over catchment, the number of rain gauge required per meter area and large for hilly area। हाँ, हिली एरिया में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हिली एरिया में जो होता है 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे पर रेन गेज होता है हिली एरिया में। और यही अगर प्लेन में देखा जाए तो प्लेन में 520 किलोमीटर एरिया पे पर रेन गेज होता है, मतलब एक रेन गेज होगा 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे होगा, लेकिन हिली एरिया में जो होगा 130 पर ही होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि हिली एरिया में जो है, हिली एरिया में नंबर ऑफ रेन गेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सही है मेरा। रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टीपर। हाँ, रेनफॉल जो ग्रेडियंट है हिली एरिया का वो ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से हिली एरिया में रेन गेज जो है ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और असर्शन भी सही है, मीन्स ए और बी दोनों सही होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दैट इज ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड। व्हेन द सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन का जो सरफेस है उसको सबमर्ज्ड है अंडर वाटर, देन द पोटेंशियल इवेपोरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन सरफेस सबमर्ज्ड है तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल इवेपोरेशन क्या होगा। तो जो इवेपो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स बढ़ जाएगा, मच मोर देन द इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो much more than the evapotranspiration. When surface transpiration is submerged under water, then potential evapotranspiration is much more than evapotranspiration, that is A हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इसको इंडिकेट करते हैं। CV का भी हम देखे थे, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100, दैट इज ए, इसका CV का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, या क्यूबिक भी बोल सकते हैं इसको। तो मीटर क्यूब पर सेकंड किस में दिया हुआ? क्यूबिक मीटर पर सेकंड, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रन ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रन
इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। रन ऑफ जो होता है, रन ऑफ मीन्स डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कब बढ़ेगा, जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज द रेनफॉल, इंक्रीज द रेनफॉल करेगा तो रन ऑफ बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ए। 35 नंबर क्या कहता है, 35 नंबर कर रहा है द एरिया बिटवीन द आइसोहेड्स, आइसोहेड है, आइसोहेड एक मेथड होता है रेनफॉल निकालने के लिए, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए आइसोहेड एक मेथड है। द एरिया बिटवीन द आइसोहेड्स 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज इतना, मतलब दिया हुआ है P1 का वैल्यू दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, P2 का दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर और A1 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 100। तो हम लोग जानते हैं इसमें निकालना क्या है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द एबव बेसिन 250 पर। तो सिंपल सा प्रेसिपिटेशन निकालना है, तो P अगर निकालना एवरेज, तो एरिया निकाल देंगे टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 का एवरेज इंटू A1 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A2। या सिंपल इसको कर सकते हैं, अगर एवरेज निकालना एक्स बार इंटू ए इज इक्वल टू x1 का बार इंटू A1 प्लस x2 का बार इंटू A2। एक्स बार कितना हो जाएगा 45 प्लस 55, 100 बाई 2 बदले तो 50, A1 कितना दिया हुआ 100 मीन्स 100 प्लस x2 कितना हो जाएगा, x2 55 प्लस 65, 60, 120 बाई 2 60 इंटू एरिया कितना देगा 150 150, दैट इज इसका जोड़ेंगे तो 5000 प्लस 120 इंटू 120 का था 60 इंटू 15 था, इसको जोड़ेंगे तो 16 इंटू 150 था, इसको जोड़ के टोटल एरिया 250 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे इसको सोल्व करके, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 56 आ रहा है, दैट इज 56। सिंपल एवरेज फार्मूला निकालना है, पी एवरेज का निकाल देना है यहाँ से, इसको पी एवरेज का एवरेज करके भी निकाल सकते हैं, x1 इंटू A1 बार प्लस x2 बार इंटू A2, इसी फार्मूला पर निकाल देना है। या फिर सिंपल फार्मूला, और अगर एवरेज फार्मूला निकालना है प्रेसिपिटेशन को, तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 इंटू A2, इस तरह से होता है एवरेज। एवरेज निकालना अगर टू प्रेसिपिटेशन दिया हुआ तो आइसोहेड मेथड यही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द करंट मीटर। करंट मीटर क्या होता है, वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस है। वेलोसिटी करंट मीटर इज यूज टू मेजर, करंट मीटर किसमें मेजर किया जाता है, क्या मेजर किया जाता है करंट मीटर से, तो करंट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इफ द रेन बिटवीन 2 PM and 3 PM and the entire basin area is just start contribution water at 3 PM to outlet, then the time of concentration कितना होगा, 2 PM से 3 PM 3 पर ये आउटलेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, कंट्रीब्यूशन शुरू किया, तो टोटल जो टाइम हो गया 1 आवर हो गया, 1 आवर बोले तो 60 मिनट, दैट इज 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, द रेनफॉल ऑन द 5 सक्सेसिव डे वेर मेजर्ड 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, 20 mm respectively if the rainfall index on the storm loss rate for the catchment area is earlier estimated as 50, means 5 इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 50 mm पर डे दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि टोटल सरफेस रन ऑफ कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 50 दिया हुआ है, तो 50 से कम जो होता है, हम लोग 5 इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेसिपिटेशन माइनस क्यू डिवाइड बाई टाइम, ये होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं 5 का वैल्यू मेरा 50 दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो 50 से कम जो मेरा प्रेसिपिटेशन है उसको हटा देता है, इसमें रोल नहीं निभाएगा लॉस में, तो ये 20 हट जाएगा, ये 40 हट जाएगा, बचा ये 3 100 80 एंड 60, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है 100 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 250, माइनस हमको रन ऑफ निकालना, रन ऑफ क्यू हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 5 से सक्सेसिव डे था, तो 3 हट गया, 2 हट गया तो बचा 3, तो 3 डे का बच गया 1 2 3 तो 3, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 50 इंटू 3 बोले तो 150 इज इक्वल टू 240 इन माइनस क्यू, तो क्यू बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 240 माइनस 150 इज इक्वल टू 90, तो 90 mm, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट द स्टेशन एक्स ए बी सी
इतना 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 दिया हुआ रिस्पेक्टली इफ द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एट द थ्री स्टेशन ए बी सी वेर इतना 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 रिस्पेक्टिवली देन द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एक्स। कहने का मतलब यह है कि एक बार जो एनुअल प्रेसिपिटेशन निकला था, 4 स्टेशन दिया हुआ था, एक्स ए बी सी चारों का दिया हुआ था 700, 1000, 900 एंड 800 लेकिन दूसरा बार जो निकाला इफ द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एट द थ्री स्टेशन ए बी सी 3 बार, तो 100, 90 एंड 80 है, लेकिन एक्स पे नहीं मिल पाया तो एक्स पे निकालने बोल रहा है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं इस दो तरह से इसको निकाला जाता है। एक होता है पी एवरेज मेथड, पी एवरेज से निकाल सकते हैं, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का एवरेज निकाल देंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा होता है नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड, दूसरा होता है नॉर्मल रेशियो मेथड। तो अगर इसमें देखते हैं जो एक्स जो छूटा हुआ है मेरा, अगर एक्स का जो 10% अगर देखते हैं, 10% का जो वैल्यू होता है अगर लाइज करता है, मतलब एक्स का जो वैल्यू है 10% में अगर लाइज करता है, मतलब एक्स का जो वैल्यू है 10% में अगर लाइज करता है विद इन 10%, तो जो होता है उसमें हम एवरेज मेथड से निकालते हैं। अगर ग्रेटर हो जाता है और अगर 10% से ग्रेटर हो जाता है, एबव हो जाता है, तो हम लोग नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो नॉर्मल रेशियो मेथड और एवरेज मेथड, तो इसका सबसे पहले हमको 10% देखते हैं क्या होता है। तो एक्स मेरा नहीं है, एक्स की जगह पे कितना दिया हुआ था 700, तो 700 का हम लोग 10% निकालते हैं। 10% करने का मतलब 1.1 से, और इसको 10% 0.9, तो दोनों का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू इतना 770, और इसका हो जाएगा 963 630। मतलब जो इसका वैल्यू है 630 और 770 के बीच में अगर रहता, दोनों के बीच में अगर रहता, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज मेथड निकालते हैं। पी एवरेज से निकाल लेते थे जो मेरा छूटा हुआ प्रेसिपिटेशन उसका जो गैपिंग है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो हम लोग नॉर्मल रेशियो मेथड निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा डाटा दिया हुआ है 630 एंड 770 से, जो 700 विद इन है, लेकिन 1000 जो है 1000 हो गया, 900 हो गया और 800 हो गया, जो 770 से ज़्यादा है मीन्स एबव है, तो इसमें जो लगेगा वो नॉर्मल रेशियो मेथड लगेगा। नॉर्मल रेशियो मेथड इसमें हम लोग लगा रहे हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड लगा रहे हैं। तो नॉर्मल रेशियो मेथड क्या कहता है, पी एक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स इज इक्वल टू 1/m इंटू P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 डिवाइड बाई N2 प्लस P3 डिवाइड बाई N3। यही है नॉर्मल मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड। तो पी एक्स निकालना है तो पी एक्स का वैल्यू हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। एन एक्स दिया हुआ है, एन एक्स कितना दिया हुआ था, एन एक्स 700 दिया हुआ है, 700, और एम का वैल्यू 3। पी वन कितना हो जाएगा मेरा, पी वन दिया हुआ मेरा, पी वन दिया हुआ 100, 1 डिवाइड बाई N1 कितना दिया हुआ है 1000, प्लस P2 कितना दिया हुआ है 990 एंड 900 दिया हुआ है N1, प्लस 880 दिया हुआ है P3 डिवाइड बाई N3 दिया हुआ मेरा 800। इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 700 डिवाइड बाई 3 इंटू 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 मतलब तो 70 mm, 70 mm। तो जो पी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो 70 mm आ गया बाई नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड। तो नॉर्मल रेशियो मेथड 70 आ गया, दैट इज ए इसका आंसर हो गया। सिंपल वही 10% रूल लगाना है। 10% का अगर विदिन आ जाता है, दोनों का 10% में आ जाता है तो एवरेज मेथड लगा देना है। अगर इससे ऊपर आता है, इससे एबव आता है, तो नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन स्टॉर्म फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन क्या होता है, 1/4 लैग बेसिन होता है, 1/4 लैग बेसिन होता है, 1/4 क्वेश्चन दिया हुआ 1/4 लैग बेसिन, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ स्टॉर्म। The unit hydrograph due to a storm may be obtained by dividing the ordinate of the direct run of hydrograph. यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो कैसे निकालते हैं, स्टॉर्म में बी ऑप्टाइंड। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ड्यू टू स्टॉर्म में बी ऑप्टाइंड बाय डिवाइडिंग ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को किससे डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ का ऑर्डिनेट से। तो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो इसका ऑर्डिनेट निकल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The unit hydrograph is specified duration can be used to evaluate the hydrograph a storm. The unit hydrograph of a specified duration can be used to evaluate the hydrograph of a storm of सेम ड्यूरेशन ओनली नहीं, सबके लिए होता है ये नहीं, एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन के लिए हम निकाल सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, तो इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है एस हाइड्रोग्राफ। एस हाइड्रोग्राफ जो होता है यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। एस हाइड्रोग्राफ जो होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने में कौन सा यूज होता है? शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन। हाँ, इससे निकलता है लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, इससे भी निकलता है, मीन्स दोनों होगा इसमें। एस हाइड्रोग्राफ जो होता है यूज करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ में, तो दोनों में यूज कर सकते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टैक्ड बाय 4 आवर एडेड ग्राफिकल। अगर एक 4 आवर दिया हुआ दूसरा 4 आवर दिया हुआ, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 8 आवर हो जाएगा और 2 यूनिट हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 8 आवर हो जाएगा, मीन्स 8 आवर और 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ तो 2 होगा, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर 8 आवर, 2 सेंटीमीटर 8 आवर किस में है? दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्कन फार्मूला। डिक्कन फार्मूला जो होता है, जो डिक्कन कोफिशिएंट जो होता है ये 3/4 होता है, यह डिक्कन कोफिशिएंट होता है। 2/3 जो होता है रेप्स फार्मूला होता है। रेप्स फार्मूला जो होता है उसका जो कांस्टेंट होता है ये डिस्चार्ज निकालने का होता है, Q इज इक्वल टू के। डिस्चार्ज निकालने का जो कोफिशिएंट होता है उसमें वो यूज होता है, जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो डिक्कन जो होता है कांस्टेंट ए 3/4 होता है और एक में होता है ए 2/3, और ये रेप्स हो गया, ये डिक्कन हो गया। तो इस तरह से मेरा डिक्कन पूछ रहा था, डिक्कन मेरा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड रिकरेंस इंटरवल। प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी इनवर्स या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1/t। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/t, दैट इज p इंटू टी बराबर 1, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू डी। के होता है परमिएबिलिटी एंड डी होता है डिस्टेंस या गैप। तो के का जो डायमेंशन होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और डी का जो डायमेंशन होता है मीटर होता है। इस तरह से देख रहे हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका डायमेंशन हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड किस में दिया हुआ? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज सी 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ डी इज द डेप्थ, if d is the depth of aquifer through the which later following the relationship between the permeability k permeability दिया हुआ, d डेप्थ दिया हुआ, तो ट्रांसमिसिबिलिटी पूछ रहा है। तो t बराबर अभी हम लोग देखें क्या आता था, k इंटू डी, दैट इज k इंटू डी, ऑप्शन मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं then artesian aquifer is one where the water surface under the ground is at the atmospheric pressure। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं था, वाटर इज अंडर द प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा। हाँ, जो आर्टेशियन होता है, अगर इस तरह से जो प्रीवियस से दिया हुआ है इसको बीच में जो वाटर होता है उसी को बोलते हैं आर्टेशियन। आर्टेशियन एक्वीफर हो गया, तो आर्टेशियन एक्वीफर जो मेरा कौन सा हो जाएगा? आर्टेशियन एक्वीफर वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीप वेल। डीप वेल जो होता है क्या होता है? इज ऑलवेज डीपर देन सैलो। ऑलवेज डीपर देन सैलो ऐसा नहीं है कुछ कंडीशन, हैज मोर डिस्चार्ज देन ए सैलो डिस्चार्ज। डीप वेल जो होता है जिसका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, किससे? सैलो डिस्चार्ज से। सैलो डिस्चार्ज से ज़्यादा होगा डीप वेल का डिस्चार्ज। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा बी। तो 50 का जो आंसर हो गया, डीप वेल का जो डिस्चार्ज होगा मोर देन डिस्चार्ज ऑफ डीप वेल इज मोर देन डिस्चार्ज ऑफ सैलो डेप्थ, दैट इज बी। इस पार्ट में हम 50 तक ही देखते हैं, फिर से मिलते दूसरे पार्ट में। 51 से ज़्यादा वीडियो लंबा है, इसलिए हम 50 तक ही बना रहे हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में फिर से करेंगे आगे सॉल्व। थैंक्स।